राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी चिकित्सक साथियों का और यूट्यूब पर अपने सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैट्रिया मेडिका के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम के अंतर्गत हम वेरियस डिजीज पर जो है चर्चा चली हुई है। आज का हमारा ये 45वां वीडियो लेक्चर है, यानी कि 44 रोगों के बारे में हम आपको अभी तक बता चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी हमारे चिकित्सक बंधु इन वीडियो से लाभ उठाएंगे। आज दोस्तों हम एक कॉमन बीमारी है, यदि इसके अंदर लापरवाही बरती जाए तो ये भयंकर भी हो सकती है, यहाँ तक कि कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। एब्डोमेन अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर, पेट के घाव, ये तकरीबन जो है हमारे देश में केवल भारत में 10 लाख लोग हर साल इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, अल्सर क्या होता है? अल्सर एक प्रकार का घाव होता है जो ओसोफेगस, स्टोमक या डुोडेनम, यहाँ पर इसके बनने की ज़्यादा संभावना होती है। जिस जगह पर यह बनता है, जैसे स्टोमक में बना तो वहाँ पर गैस्ट्राइटिस अल्सर, पेप्टिक अल्सर, डुोडेनम में बना डुोडेनम अल्सर, तो उस ऑर्गन के नाम के साथ इसको जोड़ करके जो है इस रोग को नाम दे देते हैं, पहचाना जाता है ये। तो दोस्तों, अल्सर अधिकांश पेट और आंतों की भीतरी सतह पर यानी कि एसिड के दुष्प्रभाव से ये बनता है। जब ये एसिड अम्ल किसी भी कारणवश से, किसी खाने से या किसी एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से या गर्म पदार्थों का सेवन करने से, कोई भी कारण हो, खाने से जब एसिड अम्ल बढ़ने लगता है तो दोस्तों ये धीरे धीरे जो है स्टोमक की, डुोडेनम की, ओसोफेगस की जो इंटरनल वाल है उसको डैमेज करने लग जाता है। एक अल्सर के रूप में बनता है पहले, फिर उसके बाद बड़ा घाव बनता है और आगे जा कर के अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, जब एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो उसके कारण जो है ये घाव बन जाता है। इस घाव के लिए एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके कारण भी जो है ये कंडीशन जो है क्रिएट हो जाती है, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और लंबे समय तक जो साथी एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं या किसी पेन किलर का प्रयोग करते हैं या स्टीरॉयड का प्रयोग करते हैं या फिर जो है अल्कोहल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं या स्मोकिंग वगैरह जो है ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों में अल्सर बनने की संभावना 100% हो जाती है। आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया है। लोगों को
शिफ्टों में काम करना पड़ता है। जो समय हमारा सोने के लिए होता है उसमें लोग जागते हैं। जो खाने का समय होता है उस समय जो है भोजन नहीं करते हैं। देर सबेर जैसे भी उसको समय मिलता है वो भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। कहीं मार्केट से फास्ट फूड मिल गया वहाँ से खा लिया, कहीं किसी रेहड़ी पटरी वाले से मिल गया वहाँ से खा लिया, कहीं किसी होटल वाले से खा लिया। तो इस प्रकार का जो लोग भोजन करते हैं उनको भी अल्सर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो लोग ज़्यादातर तीखे मिर्च मसाले, चटपटे, तेज मसालेदार, ऑयली खाना खाते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है अल्सर बनने की संभावना ज़्यादा बनती है। और एक परिवार में जैसे आनुवंशिकी, हेरिडिटरी बोलते हैं, परिवार में मान ले माता को या पिता को किसी में से एक को है या दोनों को है, तो उसके आगे आने वाली जनरेशन में भी जो है ये प्रॉब्लम बन जाती है। साथियों, लीवर की डिजीज हो, किडनी की प्रॉब्लम हो या फिर लंग्स की प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी अल्सर बनने की संभावना ज़्यादा होती है। लक्षणों में, सिम्टम्स में सबसे पहले तो जो है दोस्तों खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, इरिटेशन होने लगती है, नाभि से ऊपर और चेस्ट से नीचे का जो पोर्शन है, बीच का भाग है, ये स्टोमक, वहाँ पर भयंकर पीड़ा होने लगती है, वोमिटिंग आने लगती है, भूख खत्म हो जाती है, वेट लूज होने लगता है। और कई बार क्या है कि पेट में जैसे खाना खाते हैं तो खाते ही ऐसा लगता है मानो किसी ने जख्म के ऊपर कुछ डाल दिया हो। कई बार जो है वोमिटिंग में ब्लड आने लगता है या फिर लैट्रिन में ब्लड आने लगता है। और इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स से हम रोगी को पहचान सकते हैं, उसका जो है निदान कर सकते हैं। बाकी जो है एंडोस्कोपी वगैरह का सहारा लिया जाता है कि कितनी जो है मात्रा में जो है अंदर अल्सर बने हुए हैं। तो साथियों, अगर समय रहते इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो इस समस्या से काफ़ी हद तक जो है हम सफल हो जाते हैं, ट्रीटमेंट इसका सफल हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा दिक्कत आती है तो उस समय बड़ी परेशानियां होती हैं। तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट दें? साथियों, ये प्रॉब्लम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की है, तो खाने पीने में ध्यान रखते हुए यदि उचित ट्रीटमेंट इसका मिल जाए तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे पहले जो है हमने पाचन क्रिया को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके लिए साथियों हमने पहले ही अपने जो पॉपुलर फार्मूले हैं आप सब जानते हैं, बीसी और बीपी। यहाँ पर हमने जो है बीपी, बीसी, S10 और C1 को यहाँ पर हमने लेना है और इसको डायरेक्ट यानी कि D4 से 20-20 बूंद इसकी हम लेंगे 30 ml में, और 10 बूंद दिन में 4 बार करके पेशेंट को देना है। दूसरा साथियों, इसके अंदर जो है
वो हमारा है C10, वर्वन, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। साथियों, C10 क्या है कि टिश्यू की रेमेडीज है, इंटेस्टाइन की रेमेडीज है, और इंटरनल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इसका जो है बहुत अच्छा कार्य है, इसलिए हमने C10 को यहाँ पर ले लिया। दूसरी वर्मीफुगो है। आप सब जानते हैं कि वर्मीफुगो भी जो है हमारे इंटेस्टाइन की मेडिसिन है और वर्म्स के ऊपर यानी कि सोजन के ऊपर, क्योंकि जहाँ पर अल्सर होगा वहाँ पर सोजन भी होगी। तो यहाँ पर हमने वर्मीफुगो 1 का सिलेक्शन किया है। और ब्लड इलेक्ट्रिसिटी, अब जहाँ पर सोजन है तो ब्लड वहाँ पर रेडनेस होगी, ब्लड वहाँ पर जो है खड़ा होगा, तो BE वहाँ पर देने से क्या होगा दोस्तों, वो सर्कुलेट कर जाएगा वहाँ से और जो है रेडनेस वहाँ ख़त्म होने लगेगी। और GE घाव को भरने वाली मेडिसिन है, टिश्यू को रिपेयर करने वाली मेडिसिन है। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर ये 4 मेडिसिन का जो है सिलेक्शन किया है। और इसको D4 से जो है हमने 10 ड्रॉप प्रत्येक मेडिसिन का 30 ml में मिलाना है और 10-10 बूंद दिन में 4 बार करके उसको रेगुलर दें जब तक उसको पूर्ण रूप से आराम ना आए। तीसरा साथियों हमारा जो है, बाई चांस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो ऐसे में स्थिति और भी ज़्यादा दिक्कत करती है। तो पेट को साफ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए, कब्जी को हटाने के लिए, तो वहाँ पर S2, वर2, C10, सलास और वाई का जो है D3 से जो है 12-12 ड्रॉप 30 ml में डाल करके 40 से 60 ड्रॉप रात को सोते समय हल्के पानी से या दूध से उसको दें, हल्के गर्म पानी से। तो इस प्रकार से दोस्तों इलाज करते हुए, खान पान में ध्यान रखते हुए, यदि पेशेंट को देसी गाय का जो है दूध मिल जाए, मिल्क मिल जाए, तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके सुबह शाम उसको दें, नारियल पानी उसको दें, और बेलगिरी का जूस वगैरह उसको पिला सकते हैं, केला वगैरह खिला सकते हैं, और बादाम भिगो करके जो है उसको भी रोगी को दे सकते हैं। ये सभी जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं ये अल्सर को हीलिंग करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। मेडिसिन तो आपने देनी ही देनी है, इसके साथ में जो है आपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो कारण हमने बताए हैं, जिन जिन कारणों से ये अल्सर क्रिएट होते हैं, उन कारणों को दूर करना होगा। आप ये सोचें कि मेडिसिन हम देंगे और खान पान हमारा जैसा पहले था वैसा का वैसा पेशेंट का रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। खान पान का ध्यान रखते हुए, उसमें चेंजिंग करते हुए और मेडिसिन को सही अच्छी तरीके से जो है पेशेंट को समझा करके उसको दें और रेगुलर उसका ट्रीटमेंट करें जब तक उसको पूर्ण रूप से जो है अल्सर से निजात ना मिले। उसमें चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। कुछ साथी, हमारे डॉक्टर साथी पूछते हैं कि सर इसको कितने दिन खाना पड़ेगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि ये क्वेश्चन डॉक्टर का नहीं है, ये क्वेश्चन पेशेंट करता है कि सर मुझे दवाई कितने दिन खानी पड़ेगी। तो डॉक्टर तो मेडिसिन देगा और उसको तो सिर्फ ये देखना है कि मेरी मेडिसिन का जो है कितना रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। अब समय हमारे हाथ में नहीं है, हम कितने दिन में ठीक कर देंगे, ठेकेदार नहीं हम उस चीज़ के, लेकिन हमने अपनी मेडिसिन का रिस्पॉन्स देखना है। हमारी मेडिसिन ठीक रिस्पॉन्स दे रही है तो मेडिसिन चलने दे, और उसको बोल दें कि भैया अभी ऐसा है, आप खाते जाइए, हम आपके 2 महीने 3 महीने बाद में जो है एंडोस्कोपी करवाएंगे, जैसे भी परेशानी उसके अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा आगे हम आपको फिर बताएंगे। और उसमें क्या है, पेशेंट ही कुछ दिनों के बाद में अपने आप को जो है अच्छा महसूस करने लग जाएगा, अपने आप को गुड फील करने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि डॉक्टर साहब पहले से मुझे बहुत आराम है। तो साथियों, इस प्रकार से अपने पेशेंट को तसल्ली देते हुए, क्योंकि
पेशेंट आधा तो जो है उनको तसल्ली देते ही ठीक हो जाता है और कुछ हमारी दवाइयाँ काम कर देंगी। तो इस प्रकार से गैस्ट्रिक अल्सर, पेट के अल्सर का जो है हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरी उन चिकित्सक बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि जिसका वीडियो बन चुका है, जिस पर वीडियो लेक्चर हो चुका है जिस रोग पर, उस रोग से रिलेटेड मुझसे कोई भी चैटिंग ना करें। पहले आप स्वयं उस वीडियो को देखें, सुनें, फिर उसको समझें, समझ करके ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का करें। उसके बावजूद में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताएं कि सर हमने इस पेशेंट को ये मेडिसिन दिया है, इसमें जो है आपने ये जो है सलाह हमारे को दी हुई थी, उसके अनुसार हमने जो है ये मेडिसिन पेशेंट को दिया है और अब उसको जो है इतना आराम है या इतने उसको आराम नहीं है, तो उसके बाद मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर क्या है कि वीडियो तो आप देखते नहीं, आप जो है उसकी तो बिल्कुल भी आप क्या बोलें कि उठाते नहीं, आप जरूरत ही नहीं समझते वीडियो को देखने की और सीधा जो है पोस्ट डाल देते हैं। देखिए साथियों, जो ट्रीटमेंट मैंने अभी इसके अंदर बता दिया है वही ट्रीटमेंट मैं पोस्ट में बताऊंगा। लेकिन क्या है कि पोस्ट में आपको जो यहाँ पर बता दिया गया है वो चीज़ें वहाँ पर नहीं बताई जाएंगी। अच्छा हो कि आप वीडियो को देख लें, सुन लें और सुन करके उसको समझ करके अल्सर क्या होता है, किस कारण होता है, कौन से कारणों को दूर करना है, इतना सरल भाषा में और आपको जो है संक्षिप्त में सारांश बता दिया है गैस्ट्रिक अल्सर का। इतना आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को जो है ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी जो न्यू EH बुक की बुकिंग चल रही है अभी, सभी साथियों से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके जो है अपना अपना डिपॉजिट करवा दें और फिर जल्दी से जो है हम इस बुक लिखने की ओर अग्रसर जो है इसमें गति में जो है थोड़ा सा फास्ट लेकर के आएँ, थोड़ा तेज़ी लाएँ इसके कार्य में। तो जितना जल्दी हो सके आप सभी जो है अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन जो है वो जमा करवा दें और इसमें डिले ना करें। बस सभी साथियों से इतनी ही रिक्वेस्ट है। राधे राधे साथियों।